हेलो गाइस, ये मनहुआ ओपी होने वाला है तो मैं सजेस्ट करूँगा लास्ट तक देखो। इंट्रोडक्शन में बोलूँ तो हमारा मेन कैरेक्टर जिन मूव ऑन, उसके बाप को उसके ही भाइयों ने बिट्रे कर दिया और उसके बाप को मरना पड़ा। तो हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे स्ट्रांग होगा एक सीक्रेट मार्शल आर्ट से और अपना रिवेंज लेगा। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, तो आगे देखो। 130 साल पहले साइलेंट नाइट्स ने पहली बार इस धरती पर दिखाई दिए। चारों तरफ वॉर चल रहा था, बहुत लोग मारे भी गए। जैसे जैसे लोगों की ज़िंदगी डार्क होती गई वैसे ही लोग निराश होते रहे। लेकिन एक दिन अराजकता और अजीब स्थिति के बीच मुरीम के मार्शल मास्टर्स इकट्ठे हुए और बनाया सेंट्रल हेवनली अलायंस। फिर सेंट्रल हेवनली अलायंस ने एक सेक्ट चुना जो इन साइलेंट नाइट के खिलाफ लड़ सके। इस सेक्ट को लीड करने के लिए उन्होंने चुना बिन जिन हू, एक रिस्पेक्टेड मार्शल मास्टर जो बना नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का पहला लीडर। सेंट्रल हेवनली अलायंस ने प्रॉमिस किया कि वो असिस्ट करेंगे नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को। उन्होंने न्यूमरस मार्शल आर्ट्स कलेक्ट किया और पोशंस भी, और आखिरकार नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट ने साइलेंट नाइट्स को हराकर मेनलैंड से दूर कर दिया और फिर वो अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चालू कर दिया। इन टाइम नमून सन बने सेकंड सेक्ट लीडर और यू क्वांगयोन बने थर्ड सेक्ट लीडर। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट ने प्रतिष्ठा से आगे बढ़ा और हजारों फेमस मार्शल आर्टिस्ट वहां इकट्ठा होने लगे। और कुछ समय बाद जो आदमी द नॉर्दर्न ग्रेट वॉल के नाम से जाना जाता है, जो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का चौथा लीडर है, द नॉर्दर्न वॉल जिन क्वान हो, और नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के पिलर्स द ग्रेट फोर ऑफ द नॉर्दर्न हेवन, डेमोनिक फिस्ट जो च्योन वू, गेल स्टॉर्म, क्योंग मूसेंग, क्रश्ड स्पिरिट ब्लूम, यॉन च्योन हुआ, किंग ऑफ द आयरन ब्लड, जय ह्योक्शिम। ये चार पिलर्स इंपॉर्टेंट थे वॉर में साइलेंट नाइट्स को भगाने के लिए नॉर्दर्न से। पर अचानक ऐसा हुआ जैसे साइलेंट नाइट्स ने हार मान ली नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के सामने और गायब हो गए। और एक दिन 13 साल के जिनमू वॉन के सामने उसके बाप को मजबूर किया गया मरने के लिए। नॉर्दर्न वॉल टूट गया। जिनक्वान हो अपने आखिरी पलों में सोच रहा है, अच्छा तो सारे ताकतवर लोग यहाँ आ गए। द नाइन स्काइज, ये ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल लोग रूल करते हैं मुरिम पे। क्या ये अंत है सेंट्रल हेवनली अलायंस का? फिर नाइन स्काइज में से एक सीकर ऑफ विजडम एसईओ मून हुआ। ये एक इनक्रेडिबल जीनियस है जिसने अपना मून फैमिली को रीबिल्ड किया। इनके विजडम और नॉलेज की डिज़ायर ने इन्हें विजडम ऑफ द हेवनली लॉर्ड के तरफ पहुंचा दिया। सीकर ऑफ विजडम जिनक्वान हो से कह रहा है, सेक्ट लीडर, क्या तुम अपने अंत तक सच को नकारना चाहते हो? क्यों हमारा शील्ड जो साइलेंट नाइट्स के अगेंस्ट था वो अब हमारे अगेंस्ट है? जिनक्वान हो, हाँ, मैं जिनक्वान हो अपनी पूरी ज़िंदगी में ऑनेस्ट था। और तुम कह रहे हो मैं साइलेंट नाइट से मिला हुआ हूँ? ये सब बकवास कहीं और जाकर पे लो। सीकर ऑफ विजडम, सारे नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के 4 पिलर्स तुम्हारे खिलाफ गवाही दे चुके हैं और तुम फिर भी हमें पत्ती पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। जिन क्वान हो सोच रहा, आह, तुम लोग मेरे सबसे करीब दोस्त थे, हमने सालों साथ में वॉर्स लड़ी हैं, हम भाई जैसे थे। क्यों क्यों तुम लोग हेवनली नॉर्दर्न सेक्ट के खिलाफ गए? तो ये सारे मिलकर मेरे खिलाफ होने का डिसाइड कर चुके हैं और अगर मैं फाइट करता हूँ इनसे तो ये कुछ भी करेंगे मुझे रोकने के लिए। जिन क्वान हो चिल्लाते हुए, मैं समझ गया सेंट्रल हेवनली अलायंस, तुमने जैसा कहा मैं वो करूंगा। सभी नाइन स्काइज सोच रहे हैं इस बीकेल की क्यूआई रिडिक्यूलस स्ट्रॉन्ग है। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो चुका है साइलेंट नाइट से लड़ने के बाद। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं हमारे लिए। जब तक ये नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट रहेगा तब तक हम मेनलैंड पर ठीक से रूल नहीं कर पाएंगे। जिन क्वान हो चिल्लाते हुए, आज के बाद नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट डिसॉल्व हो जाएगा, सारे सेक्ट मेंबर्स यहां से चले जाना होगा और किसी दूसरे जगह पर सेटल होना होगा। ये मेरा जिन क्वान हो एक सेक्ट लीडर के हिसाब से लास्ट रूलिंग है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। लेकिन मेरा बेटा जिन मूव ऑन बहुत छोटे से उम्र में ही अपनी माँ को खो चुका है और मजबूर हो गया अकेले ही बड़ा होने के लिए इन नॉर्दर्न वेस्टलैंड्स में। कसम खाओ कि तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। सीकर ऑफ विजडम सोच रहा, मैंने पूरी फैमिली को ख़त्म करना चाहा था लेकिन ये ताज नहीं मानेगा। सीकर ऑफ विजडम ने कहा, मैं कसम खाता हूँ। फिर सोचता है, अगर मैं नहीं मानता तो दूसरे ग्रुप के लीडर्स हमारे खिलाफ जा सकते हैं। जिनको उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और बहुत दुख भरी आवाज़ में बोला, मूव ऑन, मुझे माफ़ कर देना, और अपनी तलवार खुद के सीने के अंदर घुसा दिया। मूव ऑन ये देखकर खुद को और रोक नहीं पाया। उसने अपने पापा की तरफ दौड़ने लगा। उसकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर में जिन मूव ऑन अपने पापा का हाथ पकड़ करके बैठ गया और रोने लगा और सब लोग ये देख रहे थे लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया।
नॉर्दर्न हेवनली सेक्टर्स बनाया गया था लोगों को साइलेंट नाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने 100 सालों से भी ज़्यादा समय तक लगन से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, लेकिन आखिर में फोर्थ सेक्ट लीडर जिन क्वान हो को सेंट्रल हेवनली अलायंस ने धोखा दे दिया। फिर कुछ टाइम बाद साइलेंट नाइट पूरी तरह से दुनिया से गायब हो गए और धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगा कि साइलेंट नाइट इस दुनिया से चले गए। अब जब नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट डिसबैंड हो गया, जो साइलेंट नाइट से लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था, इसलिए अब सेंट्रल अलायंस ने अपने कुछ लोगों को यहाँ भेजा ताकि अगर साइलेंट नाइट फिर से आ गया तो वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। ये बस एक बहाना था सेंट्रल अलायंस का। वो बस जिन्मू पर नजर रखना चाहते थे ताकि वो कोई मार्शल आर्ट्स सीख कर बदला लेने ना चला जाए। और ऐसे ही 3 साल बीत गया। यहाँ से अब गार्ड्स का ग्रुप बदलने वाला था। पिछले ग्रुप का लीडर नए ग्रुप लीडर को बोल रहा है, सेक्ट लीडर जिन क्वान हो ने अपने बेटे को किताबें पढ़ने के अलावा कुछ नहीं सिखाया, तो वो कोई भी मार्शल आर्ट नहीं जानता। सारे जो मार्शल आर्ट सिखाने वाली चीज़ें पहले ही सेंट्रल अलायंस ले गए। जो बचा कुचा था वो नॉर्दर्न सेक्ट के 4 पिलर्स ले जा चुके और बारीकी से ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन साल भर कुछ न करने के बाद जिन मूव ऑन को जैसे होश आ गया और सोचने लगा उसे किसी तरह की स्किल सीखनी होगी ताकि वो जिंदगी का गुजारा कर सके। और इसी वजह से उसने लोहार का काम शुरू कर दिया। नया गार्ड, जंग पे सन, ये सब सुन के सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं होता नॉर्दर्न सेक्ट का लीडर लोहार का काम कर रहा है। पर उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है। अगर ये सच है तो हमारा यहाँ अगले 3 साल बर्बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। गार्ड्स का वाइस कैप्टन एससीओ मूसंग ये सब सुन के कन्फ्यूज़ हो गया। जिन्मू नए गार्ड्स को देखकर सोचता है शायद ये नए गार्ड्स हैं। लगता है फिर से चीज़ें अब अजीब होने वाली हैं। उसके बाद जिन्मू एक बिल्डिंग की तरफ जा रहा था जिसका नाम होम ऑफ 10,000 स्पिरिट्स था, क्योंकि इस जगह पे हज़ारों स्क्रोल्स और मार्शल आर्ट्स की किताबें रखी जाती थी। पर नॉर्दर्न सेक्ट के ग्रेट 4 या फिर 4 पिलर्स सारी चीज़ें ले जा चुके थे। सोर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें योन चियोन ले गया था। फिस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें चो चियोन वू ने ले ली थी। फुट से रिलेटेड सारी चीज़ें क्युंग मूसियोंग और की से रिलेटेड सारी चीज़ें जे क्युंग शिम ले गया था। नॉर्दर्न सेक्ट के ज़्यादातर मेंबर्स इन्हें ग्रेट 4 के अंडर काम करने लगे थे और सारे मेंबर्स ने नॉर्दर्न सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में मदद भी की थी ताकि उन्हें भी मेनलैंड में पावरफुल पोजीशन मिल सके। फिर सीन चेंज होता है। जिन्मू खिड़की में बैठकर सोच रहा होता है, मैं अकेला हो गया हूँ, नहीं मुझे अकेला छोड़ दिया गया। फिर रात हो जाता है। जिन्मू सोते वक्त उसको डरावने सपने दिखाई देते हैं उसके फादर के और वो उठ जाता है। यार भाई शांति से सो भी नहीं पाता यार। इसके बाद हमें बताया जाता है नॉर्दर्न सेक्ट के करीब 10 किलोमीटर तक कोई नहीं रहता था। मतलब ये कहा जा सकता है कि समय मानो रुक सा गया है और नॉर्दर्न सेक्ट की दुर्दशा और जिन्मू की दुर्दशा मानो एक परीक्षा थी। जिन्मू हमेशा की तरह अपना लोहार का काम करने के बाद बिल्डिंग के छत पर आराम कर रहा था और सोच रहा था, ये मैं क्या बन चुका हूँ, मुझे खुद पे तरस आता है। पर मैं इतनी दूर इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी कमज़ोरी दूर करना चाहता था, पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपना प्राण और अपनी इच्छा मजबूत करनी है। अगर अब मैं डगमगाया तो मेरे पिता की मेहनत बेकार हो जाएगी। ये सोचते हुए जा रहा था और तभी गार्ड्स चुपके से उसे पकड़ लेते हैं। जब जिन्मू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसे एक लकड़ी की पोल पर लटकाया हुआ था। जंग पे कहता है, आखिरकार तूने अपनी आंखें खोल ली। जिन्मू उन्हें देखकर कहता है, तुम तो नॉर्दर्न सेक्ट के गार्ड्स हो, तुम ये क्या कर रहे हो। जंग पे कहता है, हे इसकी आंखें देखो, मुझे तो लगा था ये एक कमज़ोर लड़का होगा पर इसकी आंखें तो बहुत शातिर हैं। मुझे नहीं पता पहले गार्ड्स ने तुझसे कैसा व्यवहार किया था, लेकिन मैं जांग पे बिल्कुल भी दयालु नहीं हूँ। देख मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है कि हमें तेरे जैसे कमज़ोर की वजह से यहाँ 3 साल रुकना पड़ेगा। तो अच्छा होगा अगर तू सीध सीध बता दे तूने कहाँ छुपा के रखा है वो हथियार और मार्शल आर्ट्स की किताबें, या फिर हम तुझे मार के मेनलैंड में वापस चले जाएंगे। जिन्मू जोर जोर से हंसने लगता है। जंग पे ये देख कर कन्फ्यूज होकर बोलता है, हे बच्चे, लगता है तुझे समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुझे मालूम है ना कि हम तुझे इस जंगल में फेंक सकते हैं जहाँ तुझे वायरिएट कच्चा चबाएंगे और ये हमारे लिए भी आसान रास्ता होगा। फिर हमें इस कचरे पे 3 साल के लिए पड़े रहना नहीं होगा। पर जिन्मू कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर गार्ड्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जिन्मू की एक उंगली का नाखून उखाड़ देते हैं। वहीं पीछे वाइस कैप्टन सीओ मूसंग सोच रहा था, क्या हमें इतना सब करने की जरूरत थी, ये बस एक छोटा बच्चा है। जिन्मू दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है, नाइन स्काइज, क्या तुम भूल गए वो वादा जो सेंट्रल अलायंस ने मेरे पिता से किया था। जांग पे कंफ्यूज हो जाता है। साथ ही जिन्मू कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे मारने की परमिशन है, और नॉर्दर्न सेक्ट की मार्शल आर्ट्स, स्क्रोल्स और आर्टिफैक्ट्स, क्या तुम्हें सच में लगता है
है कि सेंट्रल अलायंस के लोगों ने यहाँ ऐसा कुछ छोड़ा होगा, उन्होंने यहाँ से ऐसी सारी चीजों का सफाया कर दिया। और तुम मुझे मारकर अपने मेनलैंड जाना चाहते हो तो आओ कोशिश करके देखो। भले ही नॉर्दर्न सेक्ट के मेंबर्स इस वक्त ग्रेट 4 के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल पहले उन्हें ग्रेट 4 के साथ ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया, पर अभी भी कुछ मेंबर्स नॉर्दर्न सेक्ट के वफादार हैं। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें उसके बाद जाने देंगे। उन्हें एक पल में ही पता चल जाएगा कि ये सुइसाइड है या मर्डर, और वो तुम्हारी जान के पीछे लग जाएंगे। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है, तुमसे पहले यहाँ काम करने वाले गार्ड्स बेवकूफ थे, उन्हें भी यही सेम आइडिया आया था, पर तुमने नहीं सोचा कि वो यहाँ 3 साल तक क्यों रुके रहे। जंगपे इतना कुछ सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें उल्टा जवाब देने की। और तभी वाइस कैप्टन एसईओ मू संग उसे रोक लेता है और कहता है, सही रहेगा अगर हम इसे जाने दें। ये लड़का जो कह रहा है उसमें कुछ तो सच्चाई है, और हमने खुद भी इस जगह की छानबीन की है। इस जगह पर कोई भी मार्शल स्क्रोल्स या कीमती आर्टिफैक्ट्स नहीं है। जंगपे गुस्से में होकर जाने लगता है और कहता है, ठीक है, इस हरामखोर को जाने दो। पर जिनमू कहता है, हे मैं एक बात बता दूं, ये जगह मेरा घर है और तुम घुसपैठिए हो। आज के बाद मैं चाहूंगा कि तुम लोग एक मेहमान की तरह व्यवहार करो, और अगर तुम ये करते हो तो मैं आज की घटना जाने दूंगा। जांगपे कहता है, ओए बच्चे, मैंने तुझे जाने दिया, पर अगर किसी दिन मुझे तेरे ऊपर शक हुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा, और इसकी परमिशन मुझे सेंट्रल अलायंस भी दे देगा। ये याद रखना, ठीक है? अब इसे जाने दो और इस पर कड़ी नजर रखना। फिर एसईओ मू संग जिनमू को एक कपड़ा देकर कहता है, हे हमें माफ करना, ये लो, इस कपड़े को अपनी उंगली पर बांध लो, इससे तुम्हारा खून रुक जाएगा। जिनमू भी उसे मदद करते हुए देखकर हैरान हो जाता है, पर साथ ही सबके जाने के बाद जिनमू सोचता है, नॉर्दर्न सेक्ट के वफादार मेंबर्स, माय एस, अगर सच में कोई वफादार मेंबर्स होते तो वो मुझे यहाँ से कब का बचा लेते। क्या तुम्हें सच में लगता होगा कि कोई बर्बाद सेक्ट की अभी भी चिंता करता होगा? किसी को फर्क भी नहीं पड़ता मैं मरूं या जिंदा रहूं, बल्कि वो सब तो ये चाहते होंगे कि मैं जल्दी से मर जाऊं। ये सच था कि नॉर्दर्न सेक्ट से सब कुछ ले जाया जा चुका था, पर नॉर्दर्न सेक्ट का दिल अभी भी जिंदा था। नॉर्दर्न सेक्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट, जो सीक्रेट ग्रेट 4 को भी नहीं पता था, द अल्टीमेट मार्शल स्क्रोल, जो खुद नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट था। शाम को जब सूरज ढलने लगता तब नॉर्दर्न सेक्ट की उजड़ी दीवार जमीन पर परछाई बनाती। इस दीवार को वॉल ऑफ 1000 शैडोज भी कहा जाता था। दीवार पर बनी रहस्यमयी चित्रकृतियां और जमीन पर कुछ लिखा हुआ सा दिखता था, पर यह भाषा प्राचीन लोअर मून किंगडम की थी, जिसे अब लोग भूल चुके थे। वॉल ऑफ 1000 शैडोज नॉर्दर्न सेक्ट के पहले नेता बिन जिन हू ने बनाई थी, और इसमें उनकी सारी टेक्निक्स लिखी हुई थी। ये लिखावट चौथे नेता जिन क्वान हो तक चली। इसी वजह से जिन क्वान हो ने अपने बेटे जिन मू को ये भाषा सिखाई थी, बजाय उसे छोटी उम्र में मार्शल आर्ट्स सिखाने के। बाकी सभी लोगों के लिए ये लिखावट महज एक कलाकृति थी, क्योंकि ये टेक्निक्स केवल आने वाले लीडर के लिए लिखी गई थी। और शायद इसी वजह से सबको लगता था कि जिनमू बिल्डिंग की छत पर जाकर सिर्फ बैठकर अपना समय बर्बाद करता है, जबकि हकीकत ये थी कि वो हर शाम उन राइटिंग्स को पढ़ता था। जिनमू बिल्डिंग के छत पर बैठ राइटिंग्स पर रहा था और सोच रहा था। दीवार पर चारों लीडर्स की टेक्निक्स लिखी हुई हैं। मुझे इन्हें पूरी तरह से सीखने के लिए अभी भी काफी समय चाहिए, ताकि मैं पूरी तरह से अल्टीमेट मार्शल आर्ट सीख सकूं। और जब तक सेंट्रल अलायंस की नजर मुझ पर है, तब तक मैं कोई अजीब हरकत नहीं कर सकता। मुझे सब कुछ छुपा कर रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। वह बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी वह दूर से किसी को आते हुए देखता है। जिनमू उस व्यक्ति को देखकर कहता है, मिस्टर हुआंग, हुआंग चियोल। नॉर्दर्न सेक्ट का वॉरियर हुआ करता था। सेल्फ डिफेंस उसकी खासियत थी, इसलिए वह सबसे कमजोर वॉरियर भी माना जाता था, लेकिन उसकी वफादारी का कोई मुकाबला नहीं था। नॉर्दर्न सेक्ट छोड़ने के बाद वह एक मर्चेंट के तौर पर काम करने लगा और समय समय पर जिनमू के लिए जरूरत की चीजें लाता था। हुआंग एक अनाथ था और उसमें मार्शल आर्ट्स का कोई भी टैलेंट नहीं था। जब सारे सेक्ट्स ने हुआंग को रिजेक्ट कर दिया था, तब नॉर्दर्न सेक्ट ने उसे अपने ग्रुप में शामिल किया। साथ ही जिनक्वान हो ने हुआंग को बेसिक मार्शल आर्ट सिखाई थी, ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इसी वजह से हुआंग ने यह मदद कभी नहीं भूली। और जब सभी नॉर्दर्न सेक्ट को भूल चुके थे, हुआंग एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो समय समय पर जिनमू से मिलने आता और उसकी मदद करता। हुआंग कहता है, यंग मास्टर आप कैसे हैं? जिनमू जवाब देता है, मैं ठीक हूँ मिस्टर हुआंग, आप कैसे हैं? हुआंग भी कहता है, मैं तो हमेशा की तरह वैसा ही हूँ। ओ बॉय, लगता है तुम पहले से और लंबे हो चुके हो। जिनमू हंसते हुए कहता है, ओ सच में? वैसे थैंक यू इतना दूर मुझसे मिलने आने के लिए। तभी हुआंग जिनमू के हाथ को देखकर कहता है, यंग मास्टर, क्या इन हरामखोरों ने फिर से आपको मारा? जिनमू कहता है, नहीं नहीं, ये उन्होंने नहीं किया। मिस्टर हुआंग आप चिंता मत करो, ये बस लोहार का काम करते वक्त लग गई थी। साथ ही जिनमू गाड़ी पर सामान को देखकर कहता है, मिस्टर हुआंग आपको ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। आप मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। आपको अब खुद की जिंदगी जीनी चाहिए। हुआंग कहता है, पर मेरा दिल नहीं मानता। अगर नॉर्दर्न सेक्ट नहीं होता तो मैं मुरिम में सरसम रहा होता, और मैं नहीं चाहता कि यंग मास्टर भी ऐसी जिंदगी जिए। जिनमू सोचता है, न सिर्फ खाना और दवाई, मिस्टर हुआंग मेरे लिए कंबल भी लाए हैं।
तभी जिनमू एक पत्थर को देखकर कहता है, ये पत्थर यहाँ क्यों है? मिस्टर हुआंग कहता है, मैं जब उन्नम गया था वहां से मैं ये पत्थर लाया। ये पत्थर आसमान से गिरा है और एक ट्राइब इसकी पूजा करते थे, पर उस पूरी ट्राइब की हत्या कर दी गई और इस पत्थर को देखने वाला वहां कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। जिनमू कहता है, हत्या? लेकिन किसने? हुआंग कहता है, शायद उन्हें ब्रोकन फिस्ट के लोगों ने मारा था और अब ब्रोकन फिस्ट अन्नाम में बस चुके हैं। नॉर्दर्न सेक्ट को धोखा देने के बाद सारे ग्रेट फोर ने मुरिम में अपनी आर्मी बना ली। कर्स्ड स्पिरिट ब्लेड ने एलीट सोर्ड्समैन इकट्ठा किए और पश्चिम में कब्जा कर लिया। इन्हें बाद में प्रोटेक्टर्स ऑफ वेस्टर्न हेवंस कहा जाने लगा। टेम्पेस्ट स्टॉर्म ने बेलोइंग क्लाउड्स नाम का एक ग्रुप बनाया, पर हाल ही में उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं थी। द आयरन ब्लेड रूलर, जिनके पास सबसे बड़ी आर्मी थी, उसने उत्तर में एक आयरन कासल बनाया और डीमन फिस्ट, जो अपनी क्रूर और कपटी व्यवहार के लिए जाना जाता था, उसने एक ब्लड थर्स्टी ग्रुप बनाया जिसे ब्रोकन फिस्ट नाम से जाना जाने लगा। अब प्रेजेंट सीन में आते हैं। वांग कहता है, यंग मास्टर, क्योंकि आप लोहार का काम करने लगे हो, मैं आपके लिए आयरन भी लाया हूँ। जिनमू कहता है, वाओ, क्या सच में? शुक्रिया, मैं इसका अच्छा इस्तेमाल करूंगा। चलो अब अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। दूसरे तरफ वाइस कप्तान एसियो मूसंग सब देख रहा था और सोच रहा था, अच्छा ये हुआंग चोल था, ये तो मामूली इंसान है लेकिन इसकी वफादारी काबिले तारीफ है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिनमू ऐसी बेकार हालातों में है। वो ऐसे चलता है जैसे उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। लोहार का काम करके समय बर्बाद करता है और शाम को बिल्डिंग की छत पर चढ़कर आसमान देखता है। साथ ही मुझे उसमें से कोई भी मार्शल आर्ट्स की समझ भी नहीं होती। इस लड़के में सच में कुछ नहीं है। पर उस दिन जब उसने सेंट्रल अलायंस और नॉर्दर्न सेक्ट की बात की थी, अगर उसने उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो कहानी थोड़ी मुमकिन भी लगती। पर खैर, इतनी यंग एज के हिसाब से उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये बहुत दुख की बात है। अगर उसने थोड़ा बहुत भी मार्शल आर्ट्स सीखा होता तो एक अच्छा लीडर बन सकता था। तभी एसियो मूसांग एक चिड़िया को देखकर कहता है, वेट, ये एक मैसेंजर है। जांग पे उस मैसेज को पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। शिट, पहले उन्होंने हमें इस बेकार जगह में भेज दिया और एक बार भी हमसे संपर्क नहीं किया, और अब वो कह रहे हैं कि यहाँ गेस्ट्स आने वाले हैं। ये लोग सोच क्या रहे हैं? ये कोई डोंगटिंग लेक नहीं जो यहाँ पर वादियां देखने आए। वाइस कैप्टन, कल सुबह से एक रॉयल बिल्डिंग तैयार करना शुरू कर देना। वहीं दूसरी तरफ हुआंग जिन मू की चाय की तारीफ करते हुए कहता है, वाओ, तुम्हारी चाय वाकई सबसे बेस्ट है। जिन मू फिर मिस्टर हुआंग से पूछता है, मिस्टर हुआंग, दुनिया में क्या चल रहा है? मिस्टर हुआंग कहता है, फिलहाल तो एक ही शख्स के बारे में बातें हो रही हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट मुरिम में अपना नाम बना रहा है। उसका नाम है डामसुचोन। उसने एक चैलेंज लिया है कि वो 100 मार्शल आर्टिस्ट से लड़ेगा और जीतेगा भी, और इस वजह से वो पूरे मुरिम में छाया हुआ है। जिन मू भी डामसुचोन सुनकर हैरान होता है। साथ ही हुआंग बताता है, डामसुचोन 9 स्काइज के अनकिलेबल मास्टर डाम जॉक शिम का तीसरा बेटा है। पहले तो सभी उसकी बातें सुनकर हंसी उड़ाते थे क्योंकि वो सिर्फ 18 साल का था, लेकिन जब भी वो किसी से लड़ा वो तबाही मचा देता और धीरे धीरे मुरिम के लोग उससे डरने लगे। इस वक्त तक डाम सू चेओन 93 लोगों को चैलेंज कर चुका है और एक बार भी नहीं हारा। वो अगर 7 और बार जीत जाता है तो वो मुरिम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर लेगा। लोग उसे 100 मैन चैलेंज के नाम से जानने लगे हैं। सॉरी आगे बढ़ते हैं। जिनमू कहता है, वाओ, और वो सिर्फ 18 साल का है। हुआंग कहता है, अगर वो इस तरह आगे बढ़ता रहा तो वो जल्द ही मुरिम का बड़ा वॉरियर बन जाएगा। और फिलहाल अफवाह चल रही है कि वो उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ के कई सेक्ट ये सुनकर घबराए हुए हैं। जिनमू कहता है, ओके, वो काफी भयानक है। और बताओ, क्या आपके पास कोई और खबर नहीं है? हुआंग फिर उसे बाकी बातें बताता है और कुछ देर बाद वो वापस जाने की तैयारी करता है। फिर जिनमू कहता है, मिस्टर हुआंग, आप और कुछ देर यहाँ पर रुककर आराम क्यों नहीं कर लेते? मिस्टर हुआंग कहता है, हाँ यंग मास्टर, मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे अब जाना होगा। मैं सर्दियों के बाद फिर आऊंगा, माफ करना अगर मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाया। जिनमू कहता है, मिस्टर हुआंग, आपने जो भी किया वह बहुत ज्यादा है। इसके बाद हुआंग वहां से चला जाता है। तभी वाइस कैप्टन सियोम्यू सांग वहां आता है और जिनमू से कहता है, मास्टर जिन, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। लगता है सेंट्रल से कोई बड़े मेहमान स्प्रिंग में यहाँ आने वाले हैं, तो हम सोच रहे थे कि हुआचन पैलेस को तैयार किया जाए। जिनमू कहता है, तुम्हारी मर्जी है, जो करना है करो, वो बिल्डिंग भी कब से बंजर पड़ी है। ये कहकर जिनमू वहां से चला जाता है। तभी जाते वक्त जिनमू बड़ी बिल्डिंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ जाता है। दरवाजा खोलते ही उसे कुछ निशान दिखाई देते हैं और वह हैरान हो जाता है। तभी पीछे से कोई जिनमू के गले में चाकू पकड़कर पूछता है, हे, तुम कौन हो? आवाज सुनकर जिनमू समझ जाता है कि ये कोई लड़की है। जिनमू कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए था। लड़की कहती है, पर मैंने पहले पूछा। जिनमू कहता है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। लड़की कहती है, मालिक? क्या इसका मतलब तुम नॉर्दर्न सेक्ट के वारिस हो? जिनमू कहता है, हाँ, तुमने सही सोचा। अब तुम बताओ तुम कौन हो? पर वह लड़की जब बताने वाली होती है तभी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसके कंधे पर एक बड़ा घाव था। जिनमू
ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है वेट, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, ये चल क्या रहा है, क्या ये कोई क्रिमिनल है, अब मैं क्या करूँ, वेट पहले मैं देख लूँ ये जिंदा भी है या मर गई। जिन्मू फिर उसका दर्जा चेक करता है और सोचता है वेल इसका धड़कन अभी भी चल रहा है, पता नहीं मेरे यहाँ ये अनजान मेहमान क्यों आ रहे हैं, मैन ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। जिनमू फिर उस लड़की को अपने कमरे में ले जाता है और उसके घाव को देखकर सोचता है क्या ये जहर है, लगता है ये किसी भयंकर जहर से घायल हुई है। जिनमू फिर एक दवाई निकालता है और सोचता है मेरे पास ये एक एंटीडोट है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही है जो मुझे मिस्टर हुआंग ने दिया था, मैं इससे इस्तेमाल करके बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करने वाला हूँ, पर मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है खैर छोड़ो और दवाई लगा देता है। दवाई लगाने के बाद जिनमू सोचता है मैन मैं जो भी कर सकता था मैंने वो किया, इसकी ब्लीडिंग भी रुक चुकी है। खैर तुम हो कौन और कहाँ से आई हो, लग नहीं रहा कि मेरे पास कोई मदद है, ये अनजान मेहमान आ रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद लड़की को होश आता है और घबराकर उठ जाती है, उसके कंधे पर अभी भी दर्द था। वह सोचती है ये क्या हुआ और मुझे ठीक किसने किया। तभी जिनमू कहता है हे तुम उठ गई, बस एक सेकंड रुको, मैंने तुम्हारे लिए पोरीज बना लिया है। जिनमू को देखकर उस लड़की को सब याद आ जाता है और वह सोचती है ओ हाँ याद आया, पार इस लड़के ने मुझे ठीक क्यों किया। फिर जिनमू आकर कहता है हे मुझे लगा था तुम नहीं बचने वाली क्योंकि तुम 3 दिन से नींद में हो। वो लड़की ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है वेट 3 दिन, पर तुमने मुझे ठीक क्यों किया। जिनमू कहता है वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम कोई असैसिन हो या फिर कोई आम लड़की हो जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, पर मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता किसी भी हालत में, मैं फिर से किसी को अपनी घर में मरते हुए नहीं देखना चाहता। लड़की जिनमू को देखकर सोचती है मुझे इसके अंदर से कोई बुरी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही, नहीं मुझे कोई की फीलिंग हो रही है, क्या ये सच में मेरे लिए ये सब अच्छे इरादे से कर रहा है। फिर जिनमू कहता है जल्दी करो और अपना खाना खाओ, मैं पिछले 3 दिन से तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, अब तुम उठ चुकी हो तो खुद खाना खाओ। लड़की कहती है अच्छा तो मैं यहाँ कुछ दिन रुकने वाली हूँ जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। जिनमू कहता है और ये तुम खुद से ही डिसाइड कर रही हो, माय गुडनेस, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। लड़की कहती है पर तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना है। जिनमू इरिटेट होकर चिल्लाता है हे सुनो, नहीं बस मैंने तुम्हें हील किया, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ सोने और खाने भी दिया और तुमने यहाँ रहने का फैसला भी कर लिया, ये सब होने के बाद तुम्हें नहीं लगता कम से कम मुझे तुम्हारा नाम पता होना चाहिए। लड़की कहती है ओके मेरा नाम यून हस्यूल है। फिर जिनमू कहता है वहां पर कुछ कपड़े रखे हैं, पता नहीं वो तुम्हें फिट भी आएंगे या नहीं, अगर चाहो तो वहां से कपड़े बदल लेना, और स्टोर रूम में कुछ खाना भी रखा है, अगर बचा के इस्तेमाल करोगी तो कुछ महीने चल जाएगा। मैं पास वाली बिल्डिंग में रहूंगा तो अगर कुछ चाहिए होगा तो बता देना, और जल्दी से अपना खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। फिर जिनमू वहां से चला जाता है। फिर योनहा का घाव दर्द करने लगता है। युनहा सोचती है मुझे मेरे इंटरनल एनर्जी ठीक करनी होगी और सारा पॉइजन बाहर निकालना होगा। उसका नाम क्या था? जिनमू। वो इतना सब क्यों कर रहा है मेरी जैसी लड़की के लिए? क्या उसे नहीं पता मैं कौन हूँ? क्या अजीब लड़का है। फिर जिनमू छत पर जाकर सोचता है उसके घाव देखकर लगता नहीं कि वह कोई आम लड़की है, ये बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि मुझे नहीं पता वह कौन है और कहाँ से आई है, लेकिन मैंने भी उसे जानबूझकर यहाँ रहने दिया, क्या मैं इतना अकेला हो गया हूँ? योन हसुल, नाम तो खूबसूरत है। वहीं दूसरी तरफ गार्ड्स गेस्ट हाउस को ठीक कर रहे होते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। जिनमू कहता है वो फिर से 3 दिन तक घर से नहीं निकली, क्या वह ठीक है या मर गई? उम्मीद है कि वह ठीक हो, मैं कल उससे मिलने जाऊंगा। अंदर योना शांत बैठकर सोच रही होती है आखिर में मैं सिर्फ अपनी आधी इंटरनल एनर्जी रिकवर कर पाई। आमतौर पर मुझे अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी चाहिए होती है पॉइजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ये सबसे डेंजरस पॉइजन है। पता नहीं जिनमू ने कौन सा एंटीडोट इस्तेमाल किया था, पर अब लगता है कि वह एंटीडोट का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मेरे पास जितनी भी इंटरनल एनर्जी इकट्ठी हुई है उसी से जो बचा हुआ पॉइजन निकालना होगा। फिर युनहा फोकस करती है, लेकिन जहर पहले ही बहुत फैल चुका था। युनहा के मुंह से खून निकलने लगता है और वह बेहोश होने लगती है और सोच रही होती है नहीं, क्या ये मेरी आखिरी रात है? मैं तो उसे ठीक से शुक्रिया भी नहीं कह पाई। तभी काले कपड़े में एक शख्स वहां आता है और हाथों से उसे हील करने लगता है और कहता है प्लीज़ होश में आओ यंग मिस, आप अपनी इंटरनल एनर्जी को फोकस करो। युनहा कोशिश करने लगती है। काले कपड़े वाला शख्स कहता है बस और थोड़ा यंग मिस, अब आपने की को अपने फिंगर्स की तरफ लाओ, बस थोड़ा और। सारा जहर युनहा के फिंगर्स से निकल जाता है। काले कपड़े वाला शख्स कहता है सारा जहर निकल चुका है, अगर मैं थोड़ा और देर करता तो आप जिंदा नहीं बचती। इस काले कपड़े वाले शख्स का नाम सारयुंग है। फिर युनहा होश में आ जाती है और कहती है सारयुंग तुम जिंदा हो। काले कपड़े वाला शख्स कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मिस, मुझे पता नहीं था आप यहाँ पर हैं। मैं सारयुंग हूँ जो सिर्फ हमारे मास्टर और आपकी सेवा करने के लिए जीता हूँ, जो नाकाम हो गया आप दोनों को प्रोटेक्ट करने में। आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। योनहा कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम ना होते तो मैं अभी मर जाती,
वैसे भी हम पे चुपके हमला हुआ था, तुम वहां पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। और तुम इतने दिन कहाँ थे और मुझे कैसे ढूंढा? सर यूंग कहता है, मुझे भी चोट लगी थी तो मैं चुपके अपने आप को हील कर रहा था। जैसे ही मैं थोड़ा ठीक हुआ मैं आपको ढूंढने निकल पड़ा। योन हाँ कहती है, लेकिन तुमने पहले हमारे मास्टर को क्यों ढूंढने नहीं गए? सर यूंग कहता है, हमें हमारे मास्टर की चिंता करने की जरूरत नहीं, वह बिल्कुल सेफ होंगे। अभी मेरी प्रायोरिटी सिर्फ आपकी हिफाजत करना है। आपका नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में छुपना सही फैसला था। उन हराम खोरों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि आप यहाँ हो। अभी के लिए ये अच्छा होगा अगर आप यहीं रहकर अपनी इंटरनल एनर्जी रिकवर कर लें। तब तक मैं जाकर हमारे मास्टर को ढूंढता हूँ और जल्दी ही मैं मास्टर के ऑर्डर के साथ लौटूंगा। ये कह के सारयुंग चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिनमू लोहार का काम कर रहा और नॉर्दर्न सेक्ट के सीक्रेट आर्ट याद कर रहा होता है। प्रकाश और छाया हमेशा साथ साथ चलती हैं। हर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, पर ये सब टेक्निक्स तुम्हें सारी ऊर्जा को एकाग्र करने में मदद करेंगी। जिस तरह प्रकाश पूरे आकाश में छाया हुआ रहता है पर फिर भी एक अकेली परछाई उससे जुड़ी हुई रहती है, उसी प्रकार अपने अंदर की शैडो को पूरी संसार से जुड़ने की कोशिश करो। जिनमू फिर शांत होकर आसपास के एरिया को सेंस करने लगता है। आसपास कोई भी नहीं है। ये 1000 टेक्निक्स में से एक टेक्निक 1000 शैडो थी। नॉर्दर्न सेक्ट का पहला लीडर एक वैगाबॉन्ड था। वो एक जीनियस तलवारबाज था जिसने ये मार्शल आर्ट बनाया था सालों तक जगह जगह घूमने के बाद। क्योंकि ये मार्शल आर्ट रहस्यमयी और अंधकार से लिपटी थी, इसीलिए जिनमू को देखकर ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट समझ नहीं पाते उसमें इंटरनल एनर्जी है भी या नहीं। द गैदरिंग ऑफ द 10,000 शैडोज टेक्निक, जो कि 4 जनरेशन से चली आ रही थी, फिर भी ये टेक्निक फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचती थी और हमेशा एक अधूरी मार्शल आर्ट रही गई। और यही वो मार्शल आर्ट है जो जिनमू अब भी सीख रहा था। अगर जिनमू के पास चॉइस होता तो वो इस मार्शल आर्ट को कभी नहीं चुनता, पर क्योंकि बाकी सारे मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स सेंट्रल अलायंस के लोग ले जा चुके थे, जिनमू के पास और कोई चारा नहीं था। जिनमू फिर उसी रूम में अपनी बनाई तलवार से प्रैक्टिस करता है और कुछ देर बाद घर जाने लगता है क्योंकि आज तो बहुत ठंड है। वही यूनहा घर से बाहर निकल के आसपास देख रही थी। तो यही है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। तभी जिनमू भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, ओ तुम आज ठीक लग रही हो। यूनहा उसकी ओर देखती है। तुम पिछले कुछ दिनों से बाहर नहीं आई थी तो मैं सोच रहा था शायद तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं। मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम भी आ सकती हो। फिर यूनहा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। योनहा कहती है, शुक्रिया तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, तुम्हारे वजह से आज मैं जिंदा हूँ। जिनमू कोई बात नहीं, अब आ जाओ और खाना खाओ। युनहा कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके पेट से आवाजें आने लगती हैं और वो खाने बैठ जाती है। जिनमू कहता है, घबराओ मत, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया है। युनहा कहती है, हे तुमने अभी तक मुझसे कुछ भी पूछा क्यों नहीं? जिनमू कहता है, क्या पूछूं? युनहा, जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? जिनमू कहता है, मुझे जानने की इच्छा नहीं है। मुझे लगता है न जानना ही अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा फील होता है अगर मुझे पता चला कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा टाइम नहीं बिता पाऊंगा। ये सुन के युनहा कहती है, तुम पागल हो क्या? जिनमू कहता है, अब तुम बकवास बंद करो और खाना खाओ। कुछ समय के बाद जिनमू छत के ऊपर बैठ के सोच रहा है, मैं महसूस कर सकता हूँ मेरा बॉडी चेंज हो रहा है। इस दीवार पे एक और रहस्य छुपा है। अब समय आ चुका है कि मैं ब्लेड ऑफ इंटरनल डार्कनेस को सीखना शुरू कर दूं। एक रहस्यमयी टेक्निक जो सिर्फ अपने दुश्मनों को मारने के लिए बनाया गया था। मैं अभी तक बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप सीख रहा था ताकि मैं इस टेक्निक को सीख सकूं। फिर जिनमू प्रैक्टिस करने लग जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिनमू आज भी रोज की तरह अपना लोहार का काम कर रहा होता है और अचानक से युनहा उसके सामने आ जाती है। जिनमू डर जाता है और चिल्लाता है, हॉली शिट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। युनहा कहती है, मुझे नहीं पता तुम अपने काम में इतना ही फोकस थे या तुम्हारे सेंसेस इतना ही खराब है। मैं तो यहाँ पर कब से बैठी हूँ। वैसे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। जिनमू चिल्ला के कहता है, तुम यहाँ आए हुए 3 महीने हो चुके। 3 महीने तुम इतना बेशर्म कैसे हो सकती हो? क्या तुम अपने घर वापस नहीं जाने वाली? पर युनहा उसके बातों को इग्नोर करके कहती है, हे मुझे खाना खिलाओ। जिनमू कहता है, पता नहीं मैं भी किसी अजनबी लड़की के लिए ये सब क्यों कर रहा हूँ। खैर चलो चलें। युनहा सोच रही होती है, भले ही मैं इसे कितना भी देख लूं, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे मुमकिन है कि इस नॉर्दर्न सेक्ट के वारिस को बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं आता, बल्कि उसे तो इसका थोड़ा भी नॉलेज नहीं है। ये तो बस अपना पूरा समय लोहार के काम करने में जाया कर रहा है। तभी जिनमू चिल्ला के कहता है, क्या कर रही हो? चलो, तुमने ही कहा तुम्हें भूख लगी है। युनहा, खैर छोड़ो। फिर दोनों खाना खाने चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और एक दिन रॉयल गेस्ट्स नॉर्दर्न सेक्ट में आते हैं। तो यही है द नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। तो यहाँ पर ही पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा इधर उधर हो गया वॉइस वगैरह। आप सपोर्ट करो, मैं आगे क्वालिटी वीडियोस लाता रहूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए नेक्स्ट वीडियो का। पीस।